हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बादलों में दो जादुई लहंगों के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अनुष्का और रोहन नाम के दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन अपनी बुआ चमेली के घर पर रहा करते थे। उनकी बुआ उन दोनों भाई बहन को बहुत मारती थी और दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। बुआ, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरे भाई को स्कूल तो जाने दिया कीजिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो आपकी तरह अनपढ़ रह जाएगा बुआ जी। ओहो, बड़ा आया स्कूल जाने वाला। तेरा भाई क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू मेरी दुकान पर अब सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलने बहुत अच्छे से आते हैं। और ये रोहन घर में रहकर घर का काम किया करेगा। अनुष्का की बुआ का लहंगों का एक बुटीक था जिसमें वो लहंगे सिलती थी। अनुष्का बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। रोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगों की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद मैं तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम बुआ के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम बुआ के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन चमेली के पास जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बुआ जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए। हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। अनुष्का की ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना बुआ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगे तब तुम्हें अकल आएगी। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। हम भी आपको यही बताने आए थे बुआ जी कि हम आपका घर छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेते हैं। दोनों भाई बहन मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाते हैं। अगले दिन अनुष्का रोहन का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी अनुष्का की दुकान पर कोई भी लहंगा लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास की दुकानों से ही लहंगे ले रहे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई बहन एक भी लहंगा नहीं बेच पाते। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रही थी। भाई, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो भाई।
मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाएं। अगले दिन फिर से अनुष्का अपनी दुकान में जाती है और उसकी दुकान में एक लड़की आती है। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 7,000 रुपए का है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरा भाई ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। रोहन, ये लो भाई तुम्हारे स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से अनुष्का की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती हैं और लहंगा खरीद लेती हैं। इसी तरह अनुष्का के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगती हैं। अरे ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द ये दोनों भाई बहन बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर अनुष्का की दुकान पर जाता है। सुन लड़की, मुझे 5,000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 5,000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उस डायरेक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए। मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने सही समय पर सारे लहंगे रेडी नहीं किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं समय से आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे काम के बाद दूंगा। उसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें उसकी बुआ सुन लेती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इन दोनों भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूंगी। खुशी खुशी अनुष्का अपने घर जाती है और अपने भाई को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों भाई बहन लहंगे बनाने लग जाते हैं और 1 महीने से पहले ही दोनों लहंगा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अनुष्का उसी रात उस डायरेक्टर के पास फोन करती है। हेलो सर, आपके ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं। आप कल अपने लहंगे लेने आ जाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ रात को उसकी दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों भाई बहन कितना उड़ते हो। मैं तुम दोनों के हमेशा के लिए पर काट दूंगी। अगले दिन दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में कैसे आग लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर नहीं तैयार किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू?
इतना कहकर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दुखी मन से अनुष्का अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। अनुष्का उस परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 जादुई लहंगों के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनुष्का आसमान में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई लहंगों के घर थे। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक परी की छड़ी है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ परी की छड़ी दे सकता हूँ। इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे परी की रक्षा करनी है। अनुष्का दूसरे वाले जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी लाकर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये दोनों जादुई लहंगों का घर तुम्हारा है। तुम उस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस जादुई लहंगों के घर में रहने लगते हैं और अनुष्का उस डायरेक्टर के भी सारे लहंगे समय पर दे देती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। जौनपुर नामक गांव में प्राची अपनी माँ नीता, पिता मनोज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका परिवार काफी गरीब था। मनोज मजदूरी का काम करता था और मजदूरी करके उसे जितने भी पैसे मिलते उसी से मनोज का घर चलता था। प्राची अपने घर की आर्थिक स्थिति जानती थी, जिस वजह से उसने आज तक अपने माता पिता से फालतू की चीजें नहीं मांगी और कभी भी फालतू खर्च नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा से ही उसे अच्छे संस्कार दिए थे। प्राची स्वभाव से काफी अच्छी थी, जो कि अपने माता पिता के कहे हुए हर काम को करती थी। वो अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती। एक दिन उसके घर में एक भिखारी आती है और कहती है, बेटी कुछ खाने को दे दे। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। जब प्राची को उनकी आवाज सुनाई देती है, वो अपनी रसोई में जाकर देखती है कि खाना है या नहीं। फिर वो देखती है कि घर में सिर्फ उसी के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे वो सारा खाना उस भिखारी को दे देती है। तेरा धन्यवाद बेटी, भगवान तुझे आशीर्वाद दे और तेरा भला हो। इसके बाद वो भिखारी खाना खाकर खुशी खुशी चली जाती है। उन्होंने तो खाना खा लिया, पर अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया।
कोई बात नहीं, शाम को वैसे भी खाना बनेगा, तब खा लूंगी। उनका पेट भर जाना चाहिए और उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तो इसी तरह प्राची अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा करती थी और सभी लोगों की मदद करती थी और किसी तरह प्राची की जिंदगी गुजर रही थी। प्राची को भी और बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। वो भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण प्राची स्कूल भी नहीं जाती थी। और जब भी प्राची ये बात अपने माता या पिता को बताती तो वो कहते, बेटी तू तो जानती है ना हमारे घर की स्थिति कैसी है। बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा है। किसी तरह 2 समय का खाना खा रहे हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ाई लिखाई करने का कितना शौक है। जानती हूँ मैं, लेकिन कहाँ से हम तेरे स्कूल के पैसे भरेंगे। काश हम भी थोड़े अमीर होते तो हम तुझे स्कूल भेज पाते, समय पर खाना तो खा पाते। अच्छा तो कोई बात नहीं माँ, ये सब सोचकर आप अपना मन उदास मत करो। क्या हुआ अगर मैं स्कूल नहीं जा सकी? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज है क्या? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। हमारा तो नहीं, लेकिन भगवान करे तेरा जीवन खुशी खुशी बीते। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और अब वो इतने करीब हो चुके थे कि अब उन्हें खाना ही नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी प्राची को कभी भी भूखा पेट नहीं सोने देते। भले ही नीता और मनोज भूखे सो जाते, लेकिन वो प्राची को हमेशा पेट भरकर खाना खिलाकर सुलाते। लेकिन एक दिन मनोज को अपनी तबीयत बहुत खराब लगती है, इसलिए वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अरे नीता, देखो जरा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे जरा दवाई दे दो। लेकिन दवाई तो खत्म हो गई है, आपको बाहर जाकर दवाई लानी पड़ेगी। लेकिन दवाई लाने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उसकी तो मैं कल सब्जी ले आया था। पापा, आप चिंता मत करिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसे बेटा, मैं कैसे ठीक होऊंगा? जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा तब तक मैं कैसे ठीक होऊंगा बेटा? और उस दिन से मनोज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अब तो अपने माता पिता के साथ साथ प्राची को भी भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता, क्योंकि अब उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और पैसे ना होने के कारण एक दिन अचानक से मनोज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती हैं, लेकिन अब क्या करती? उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना तो दवाई लाने के लिए और ना ही तो खाने के लिए। और जिस वजह से मनोज की मृत्यु हो गई, दोनों माँ बेटी रो पीट कर रह गई। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे। बेटी, अब घर में पैसे भी नहीं थे और ना तो दवाई थी जो कि मैं तेरे पिता को देती। अब हम भी क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अब पता नहीं हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। मनोज के गुजर जाने के बाद अब नीता बस यही सोच रही थी कि वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा कैसे करे।
उनके पास बस एक छोटा सा घर था जिसको नीता ने बेच दिया था, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ सके और अब वो किराए के घर में रहने लगे। अपने पिता के गुजर जाने के बाद प्राची ने काम करने का ठान लिया और वो लकड़ी बेचने का काम करने लगी। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती और लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती और उन्हें बेचकर जो भी पैसे आते उन्हीं से प्राची अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। प्राची नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में अपनी माँ से कोई भी काम कराए, इसलिए उसने खुद ही काम करने का ठान लिया। नीता अपनी बेटी के इस स्वभाव से बहुत खुश थी। आसपास की कई लड़कियां प्राची को बहुत ताने मारती कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब वो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा कर रही है। लेकिन प्राची को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही होती है। लकड़ियाँ काट कर वो लौट रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक तेज रोशनी दिखती है। वो वहाँ पर जाती है कि तभी एक गाउन की दुनिया में पहुँच जाती है। गाउन की दुनिया में जाते ही प्राची को एक परी मिलती है, जो कि प्राची के पास आकर कहती है, हमारी मदद करो, लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत साल पहले हमें एक बुरी परी ने श्राप दिया था ताकि हम मर जाएं और हमारी सारी शक्तियाँ बुरी परी को मिल जाए। यहाँ की रानी परी उस श्राप को हटा तो नहीं पाई, लेकिन उस श्राप को उन्होंने कम कर दिया। यहाँ की सारी परियां एक गाउन में बदल गयी और रानी परी ने ये भी कहा था कि 100 साल बाद यहाँ पर कोई आएगा और वही हमें इस श्राप से मुक्त करेगा। और मुझे लगता है तुम ही हो जो हमें श्राप से मुक्त करोगी। तुम रानी परी के कमरे में जाओ और वहाँ रानी परी की जादुई छड़ी ले लेना और उससे तुम हमें ठीक कर सकती हो। ठीक है परी, मैं अभी वो जादुई छड़ी लेकर आती हूँ। जिसके बाद परी प्राची को बताती है कि रानी परी का कमरा कहाँ पर है। प्राची जाती है और रानी परी का जादुई छड़ी ले लेती है और फिर वो उस छड़ी से उस श्राप को हटा देती है और सभी पहले की तरह परियों में बदल जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें पहले जैसा कर दिया। पर तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे यहाँ का रास्ता किसी ने नहीं बताया। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और हम बहुत गरीब हैं और मैं लकड़ियाँ बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती हूँ। मेरी एक माँ भी है, पर उनसे इस उम्र में काम करवाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने खुद ही काम करने का फैसला किया और आज मैं जब लकड़ियाँ लेने आई तो मुझे एक अलग सी रोशनी दिखाई दी और मैं आ गई। भगवान ने ही तुम्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर तुम उदास मत हो। ये लो जादुई गाउन, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम इससे अपने लिए एक अच्छा और बड़ा घर मांग सकती हो। तुम्हें फिर बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और तुम खुशी से रहोगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम सभी की मदद करती हो और उसी का फल मैं तुम्हें दे रही हूँ।
आप मेरी मदद कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, अब तुम जाओ और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करना। जिसके बाद प्राची जादुई गाउन लेकर घर पर लौट जाती है और वहाँ सारी परियां उस बुरी परी के पास जाती हैं और उस बुरी परी के पास जाकर कहती हैं, अब तुम्हारी शक्तियाँ हमारे सामने काम नहीं करेंगी। अरे, मेरा श्राप किसने तोड़ा? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरा श्राप तोड़ा? भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान हमेशा अच्छाई की मदद करता है और जो तुमने हमारे साथ किया है, हम नहीं चाहते कि तुम वो किसी और के साथ करो, इसलिए हम तुम्हें कैद करने आए हैं। क्या कहा? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे कैद करे। जिसके बाद सारी परियां अपनी शक्तियों से मौका देखकर उस बुरी परी को कैद कर लेती हैं। तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था ना? लेकिन शायद तुम्हारा घमंड टूट चुका होगा। तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ होगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं अपना बदला लूंगी। हाँ, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे बदला लेती हो। कभी ना कभी तो मैं आजाद होऊंगी ना, तब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद सारी परियां बुरी परी को नष्ट कर देती हैं और वो बुरी परी वहीं जलकर राख हो जाती है। ये बुरी परी का अंत उस अच्छी लड़की की वजह से ही हो पाया है। अगर आज वो ना होती तो शायद हम इस बुरी परी को नष्ट ना कर पाते। तुम जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हें फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं। और यहाँ प्राची घर जाकर अपनी माँ नीता को सारी बात बता देती है। ये जानकर नीता भी बहुत खुश होती है। चलो, किसी ने तो हमारी मदद की। हाँ माँ, अब मुझे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं भी लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगी। इसके बाद प्राची उस जादुई गांव से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो चीज तुरंत ही उसके पास आ भी जाती है और वो भी फिर से उन परी को धन्यवाद करती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और उस दिन से वो दोनों उस जादुई गाउन के साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।